देखिए हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास अच्छे से पूरा पढ़ लिए हैं और आप लोग को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं, और जो कुछ भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आप लोग को पूरा सब कुछ करवा दिए हैं। आप लोग से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं करवा दूंगा, वो क्वेश्चन का आंसर जो है मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से वो है उपन्यास। देखिए आप लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ लिया अच्छे से, अब उपन्यास पढ़ेंगे हम लोग। देखिए उपन्यास में ना हम लोग जैसे हिंदी जैसे कहानी में हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेके चल रहे थे, ऐसे उपन्यास में भी हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेके चलेंगे। देखिए पेपर 2 आप लोग जो उपन्यास है ना उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि जब यहाँ देखिए मैं उपन्यास क्लास में भी समझा दूंगा, जो जो उपन्यास है उसकी कहानी में यहाँ पे बढ़िया से डायग्राम बना के समझा दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से माइंड में बैठ जाए। देखिए जो पेपर 1 में हम लोग को पढ़ना उपन्यास, वो उपन्यास हिंदी उपन्यास का इतिहास है। जैसे पेपर 1 में पढ़े थे ना हिंदी कहानी का इतिहास, ऐसे पेपर 1 हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का इतिहास। तो ऐसे ही हम लोग उपन्यास का इतिहास इसमें पढ़ेंगे, और पेपर 2 में जो पढ़ेंगे, पेपर 1 में हो गया उपन्यास का इतिहास, पेपर 2 में जो 4 उपन्यास है ना जो आप लोग पुस्तक दिखाए थे, तो वो सब हम लोग को पेपर 2 में पढ़ना है। तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेके चलेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार उपन्यास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार ना शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, अगर रिवाइज कर लेंगे ना ठीक रहेगा, कहाँ से हम लोग शुरू किए थे और कहाँ आके पहुंच गए हैं और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग वांग्मय से शुरू किए थे, फिर वांग्मय हम लोग 3 भाग किए थे, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। देखिए वार्ता में आप लोग को बताया था कि जो कि सामान्य जीवन में बातचीत है, वार्ता का मतलब ये हो गया, और शास्त्र का मतलब एकेडमिक बुक जैसे हो गए, जैसे विज्ञान की बुक या इकोनॉमिक्स की बुक, तो ये सब शास्त्र में आ जाएगा। देखिए वार्ता में शब्द, इसमें शब्द की अपेक्षा अर्थ का अधिक महत्व होता है, और शास्त्र में शब्द का अधिक महत्व होता है अर्थ की अपेक्षा, और साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है। तो शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है साहित्य में, और साहित्य में जो एक विशेषता और है, इसमें एक है साहित्य का भाव होना चाहिए, अर्थात समाज के व्यापक हित की भावना भी होनी चाहिए साहित्य में। फिर हम लोग साहित्य के 3 भाग किए थे। देखिए एक था पद्य, और एक था गद्य, और एक था चंपू काव्य, जो कि आप लोग को बताए थे कि पद्य मतलब जिसमें कविता हो, और पद्य में एक और आप लोग को बताए थे कि पद्य में जो होना ही है, मतलब हर पद्य में वो है लय। लय मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी पद्य मतलब कोई भी कविता को पढ़ते हुए ये गाने वाली फीलिंग आने लगे ना, कि पद्य क्यों याद हो जाता है, क्योंकि उसको मतलब ऐसे मतलब पद्य ऐसे पढ़ा जाता है कि उसमें जैसे मतलब गाना नहीं होता उस टाइप का मतलब फील होता है, तो इसलिए पद्य जल्दी याद हो जाता है गद्य की अपेक्षा। तो पद्य में एक बताए थे एक एलिमेंट लय है, ये लय जो कि गद्य से पद्य को अलग करता है। तो पद्य में लय होता है और गद्य में लय नहीं होता है। तो देखिए और चंपू काव्य आप लोग को बताए थे, पद्य और गद्य के मिश्रित रूप को हम लोग चंपू काव्य बोल दिए थे ना। इन दोनों के मिश्रित रूप को, पद्य और गद्य के मिश्रित रूप को हम लोग चंपू काव्य बोल दिए थे। और चंपू काव्य की एक रचना भी आप लोग को बताए थे, यशोधरा, ये रचना भी बताए थे आप लोग को ना। तो ये हो गया। फिर हम लोग यहां से देखिए, ये देखिए फिर हम लोग गद्य के कुछ भाग किए थे। देखिए गद्य के हम लोग कुछ भाग किए थे, जो कि एक था कथात्मक गद्य, और एक था दृश्य प्रधान गद्य या दृश्यात्मक गद्य, और एक था देखिए एक था विचार प्रधान गद्य या विचारात्मक गद्य, विचारात्मक गद्य। और जो चौथा हम लोग किए थे वो था अन्य विधाएं। अन्य विधाएं में आ जाएंगी हमारा जैसे आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र और जीवनी, ये सब जो है हमारा अन्य में आ जाएगा। तो हम लोग जो देखिए हम लोग कथात्मक में हम लोगों ने देखा था कहानी और उपन्यास, कहानी और उपन्यास, 2 विधा हम लोग कथात्मक गद्य में देखे थे। तो हम लोग यहाँ से देखिए कहानी पढ़ लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से उपन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ से उपन्यास लेके चलेंगे। तो हम लोग देख लेने के बाद जल्दी से रिवाइज कर लिए कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वांग्मय शुरू किए थे जिसके 3 भाग किए थे, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। फिर साहित्य के 3 भाग किए थे, पद्य, गद्य, चंपू काव्य। फिर गद्य के हम लोग कुछ भाग किए थे जिसमें हम लोग ये कथात्मक, दृश्यात्मक, विचारात्मक, अन्य। तो हम लोग अब यहाँ से कथात्मक हम लोग 2 विधा
एक कहानी विधा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उपन्यास यहाँ से शुरू करने वाले हैं। देखिए, अब आप लोग को ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ ये सब देखा हुआ है। तो आप लोग जो जो अगर ये नहीं देखे होंगे, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं ये सब अच्छे से विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से उपन्यास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उपन्यास, देखिए उपन्यास का जो एनसीईआरटी में जो बताया गया है, उ प्लस न्यास, उ प्लस न्यास। देखिए, उप का मतलब यहाँ निकट होता है, पास, निकट, और न्यास का मतलब आप लोग समझिए, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट का जिसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं थाथी। आप बोलेंगे ये क्या है, थाथी। देखिए, थाथी का, थाथी के लिए एक शब्द आप लोग और बता रहे हैं जो कुछ कुछ मिलता है, अमानत। अमानत, देखिए अमानत का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी का पैसा आप लोग के पास है अमानत के तौर पे, आप लोग को मतलब उसको बाद में लौटाना है उस व्यक्ति का, मतलब जिसका पैसा आप लोग के पास है किसी व्यक्ति का, उसका पैसा आप लोग को लौटाना है बाद में। तो वो कहने का मतलब वो अमानत के तौर पे आप लोग के पास, मतलब आप लोग अपने पास उसको रखे हैं, बाद में उसको लौटाना है। तो अमानत का मतलब ये हो गया, अर्थात किसी की चीज अपने पास आप लोग रखे हैं बट उसको बाद में लौटाना है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम लोग को उपन्यास को एक लाइन में बोलना है तो ऐसे बोल देंगे कि वह रचना जो समाज के अत्यंत निकट हो, वह रचना जो समाज के अत्यंत निकट हो, उसे हम लोग उपन्यास कह देंगे। देखिए, ये तो हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे उपन्यास का उद्भव कहां से हुआ, कैसे हुआ ना। अब हम लोग ये देखेंगे। देखिए, पहले तो आप लोग को उपन्यास और एक शब्द है आख्यायिका, इसमें अंतर बता देते हैं। देखिए, उपन्यास ये शब्द आप लोग अभी जान लीजिए, आगे काम देगा। उपन्यास और आख्यायिका में अंतर, क्या अंतर है इसमें, देखिए। देखिए, उपन्यास और आख्यायिका में क्या अंतर है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उपन्यास है ना, आख्याय मतलब उपन्यास है, ऐसे समझिए कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि उपन्यास आधुनिक काल का, आधुनिक काल का नहीं है, बल्कि आख्याय संस्कृत साहित्य के आख्यायिका का ही परिवर्तित रूप है। तो देखिए, उपन्यास और आख्यायिका में क्या अंतर है। जैसे हम लोग कथा और कहानी में अंतर समझे थे ना, कि कथा का नजरिया क्या है, कथा का नजरिया आदर्शवाद है और कहानी का नजरिया यथार्थवाद है। तो ठीक ऐसे ही अंतर इसमें है, उपन्यास और आख्यायिका में। उपन्यास का नजरिया यथार्थवाद है और आख्यायिका का नजरिया आदर्शवाद है, ठीक वैसे ही अंतर है। अब देखिए, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो उपन्यास है वो आधुनिक काल का नहीं है, ये संस्कृत साहित्य के आख्यायिकाओं का ही परिवर्तित रूप है, बट आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। आधुनिक काल में इसे उपन्यास को आधुनिक काल का उपन्यास मतलब माना जाता है। अब देखिए, आधुनिक काल का उपन्यास कैसे माना जाता है और कहां से इसका उद्भव हुआ। देखिए, हम लोग अब वो समझते हैं कि उपन्यास का उद्भव कहां से हुआ। देखिए, उपन्यास का उद्भव 18th सेंचुरी में यूरोप से हुआ, पश्चिम से। जैसे वहां से कहानी का हुआ था ना, तो वैसे ही सेम उपन्यास का भी है कि पश्चिम से हुआ था, फिर पश्चिम से आया हम लोग के पास। देखिए, एक शब्द आप लोग को, दो शब्द बता रहे हैं, उसको आप लोग समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। देखिए, एक शब्द है इवोल्यूशन। देखिए, इवोल्यूशन, 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 और जिसका मतलब होता है विकास। और एक शब्द है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब इसका मतलब जो होता है वो होता है प्रसार। देखिए, इवोल्यूशन मतलब विकास, डिफ्यूजन मतलब प्रसार। अब देखिए, इवोल्यूशन और डिफ्यूजन में आप लोग को अंतर बताते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में कोई व्यक्ति गया और वहां पे मान लीजिए डोसा खाया। दक्षिण भारत में कोई व्यक्ति गया, वहां पे डोसा खाया, यहाँ पे उत्तरी भारत का कोई व्यक्ति गया, वहां पे डोसा खाया और यहाँ पे लेके चला आया। तो वहां पे वो जो खाया ना डोसा, वहां पे उस जो है दक्षिण भारत अर्थात वहां के समाज ने एक नई चीज का विकास किया। तो वो जो डोसा वहां पे बनाया, मतलब एक नई चीज बनाया, वो डोसा अर्थात वो इवोल्यूशन हो गया, अर्थात वो विकास हो गया, अर्थात उस समाज ने एक नई चीज का आविष्कार किया, मतलब एक नई चीज बनाया। तो वो जो हो गया ना, वो विकास हो गया। और जो उत्तर भारत में कोई व्यक्ति गया और उससे लेकर आया, तो वो हो गया डिफ्यूजन, अर्थात प्रसार हो गया। तो मेरे ख्याल से इवोल्यूशन और डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या है।
कि कोई समाज कोई नया चीज बनाया और उसको मतलब उस समाज नई चीज बनाया और कोई अदर व्यक्ति गया उसको लेके चला आया अदर मतलब जगह पे, तो वो प्रसार हो गया, मतलब अदर जगह पे मतलब प्रसार हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो ये हो गया इवोल्यूशन और डिफ्यूजन, मतलब समझ आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इवोल्यूशन मतलब क्या है कि कोई समाज कोई नई चीज बनाए और वो मतलब तो उसको मतलब हम लोग कहेंगे कि हाँ वो समाज मतलब विकास किया, अर्थात कि उस समाज में कोई नया चीज बनाया तो उस समाज ने विकास किया, और फिर कोई व्यक्ति उसको अन्य जगह पे ले जाए तो उसे हम लोग डिफ्यूजन अर्थात प्रसार बोल देंगे। बताए ना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दक्षिण भारत में डोसा मान लीजिए बना, और मतलब ये उत्तरी भारत का कोई लोग कोई मतलब कोई भी गए और उसको लेके चले आए, तो वहां पे जो है प्रसार हो गया, मतलब जो व्यक्ति लेकर आया वो प्रसार किया, अर्थात उस व्यक्ति ने जो लेकर आया वो मतलब प्रसार हो गया, और जिस मतलब जहां बना अर्थात दक्षिण भारत बना वहां इवोल्यूशन हो गया, अर्थात वहां पे विकास, उस समाज ने विकास किया। तो ये हो गया इवोल्यूशन और डिफ्यूजन का मतलब। अब देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका शब्द समझाने क्या मतलब है कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो 18th सेंचुरी में यूरोप में पश्चिम में उपन्यास, मतलब वहां पे उपन्यास की मतलब जो शुरुआत हुई वो मतलब यहाँ पे मतलब वो उसे हम लोग विकास कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। और जब हम लोग के पास आया, हम लोग के पास पश्चिम आया यूरोप से अंग्रेजों के माध्यम से, तो उसको हम लोग प्रसार कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अब समझ आ गया, इस शब्द का समझाने का यही मतलब है कि वहां पे जब वो उपन्यास की उद्भव वहां पे जब हुआ, वहां पे शुरुआत जब हुई तो उसे हम लोग कहेंगे उस समाज ने विकास किया, अर्थात उसे हम लोग इवोल्यूशन बोल देंगे। और जब पश्चिम से अंग्रेजों के माध्यम से हम लोग के पास आया तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोल देंगे, प्रसार बोल देंगे। तो ये हुआ इसका मतलब, इस शब्द का समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि विकास और प्रसार मतलब कैसे हुआ। अब देखिए आगे, अब आगे आप लोग को समझाते हैं। देखिए उपन्यास और आख्यायिका में अंतर आप लोग समझ आ गया ना, जैसे कथा और कहानी में जो अंतर था बस वही है। अब हम लोग देखेंगे कि उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ। देखिए अब हम लोग समझेंगे उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ। उपन्यास का उद्भव, देखिए जो उपन्यास का उद्भव हुआ 18th सेंचुरी में यूरोप में, कैसे हुआ अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए अगर आप लोग इतिहास ठीक से पढ़े होंगे तो आप लोग को एक शब्द मालूम होगा, सामंतवाद। सामंतवाद, देखिए किसी भी कृषि प्रधान समाज में सामंतवाद पैदा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखिए, और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल ये हो गया। देखिए और आधुनिक काल में हमारा आ जाएगा पूंजीवाद। देखिए और हमारा सामंतवाद में देखिए ग्राम आ जाएगा, गांव आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा शहर आ जाएगा पूंजीवाद में। और देखिए गांव में जो है ना, गांव में संयुक्त परिवार होता है, गांव में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है ना। देखिए और जो शहर में हम लोग को देखने को मिलता है वो एकल परिवार। अभी आप लोग समझ लीजिए, फिर आप लोग को अच्छे से हर एक चीज से लिंक करके समझाएंगे। एकल परिवार, देखिए गांव में हमेशा संयुक्त परिवार आमतौर पर देखने को मिलता है, और जो इसमें शहर में इसमें एकल परिवार देखने को मिलता है। इसमें कई रीजन एकल परिवार देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग आईएएस हैं और अभी आप लोग का दिल्ली कैडर मिला है, और दिल्ली के बाद पता चला आप लोग अपने पूरी फैमिली बुला लिए, दादा दादी सबको बुला लिए, और तभी तभी पता चला कि आप लोग का ट्रांसफर जो है वह राजस्थान हो गया, फिर और कहीं हो गया। तो वहां पे जो है फिर आप लोग फिर उन लोग को गांव भेज देंगे, फिर बोलेंगे अच्छा आप लोग जाइए गांव, अब हम अकेले ही जाएंगे क्योंकि हमारा ट्रांसफर होता रहता है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार गांव में बना रहता है, और शहर में एक ये भी रीजन हो गया ना कि कहीं भी मतलब हम लोग मतलब कहीं भी कार्य करते रहेंगे, ट्रांसफर होता रहेगा, तो वहां पे एकल परिवार एक ये भी रीजन हो गया। अब देखिए और जो गांव में रहता है, गांव में ना धर्म जाति ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। धर्म जाति या नस्ल, ये शब्द ये सब चीजों का, धर्म जाति और ये नस्ल, इन सब चीजों का महत्व ज्यादा होता है, और शहर में जो होता है इन सब चीजों का महत्व बहुत कम होता है। धर्म या जाति इन सब चीजों का महत्व डाउन रहता है। अब देखिए इसमें एक विशेषता और है, इसमें एक विशेषता जो है वो है कि
इसमें कृषि मुख्य रूप से केंद्र में रहती है गांव में। और जो शहर में रहता है, शहर में ना उद्योग मुख्य रूप से केंद्र में रहता है, जिसे हम लोग फैक्ट्री फैक्ट्री सिस्टम, तो ये उद्योग मुख्य रूप से केंद्र में रहता है। अब देखिए गांव को ना मोटे तौर पे हम लोग दो वर्ग में बांट सकते हैं। देखिए पहला वर्ग हमारा हो जाएगा, देखिए हम लोग दो वर्ग में बांट सकते हैं। पहला वर्ग जो हो जाएगा सामंत, और जो दूसरा वर्ग है वो हमारा हो जाएगा कृषक। देखिए यहां से आप लोग समझिए, देखिए कोई भी सामंत अगर कृषि लगान वसूलने जाएगा तो वो अकेले जाएगा, ना कि मतलब उसे को मतलब कोई भी सामंत कृषि लगान को वसूलने के लिए, इसे समझिए, कोई भी सामंत कृषि लगान वसूलने के लिए, कृषि लगान वसूलने के लिए उसे किसी भी विशेषज्ञ को रखने या फिर अदर पर्सन को रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह अकेले ही कर लेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अभी कोई फसल बोया गया है तो उसको उगने में टाइम लगेगा, तो वो सब कुछ अकेले तब तक मैनेज कर लेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे सामंत जो अकेले सब कुछ कर ले रहा है। और यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट पूंजीवाद में, अब इसमें भी दो वर्ग हो जाएंगे। आप लोग ऐसे लिंक करके समझाएंगे ना तब आप लोग अच्छे समझ में आएगा। देखिए पूंजीवाद में इसमें भी दो वर्ग हो जाएंगे। एक वर्ग हो जाएगा हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीपति, पूंजीपति, और एक वर्ग हो जाएगा मजदूर, एक वर्ग हो जाएगा मजदूर। अब देखिए जब इकोनॉमिक सिस्टम एक बड़े लेवल पे उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव होता है, तो जो कुछ सामंतवाद थे वो ना समझ चुके थे कि जो कुछ बुद्धिमान सामंतवाद थे तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अब ना कृषि से बढ़िया है कि फैक्ट्रियां खोली जाए, उस कारखाने खोले जाए, उसमें जो है पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वहां पे जो है ना मुनाफा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जो बुद्धिमान सामंतवाद थे तो वो लोग क्या किए, फिर फैक्ट्री बड़ी बड़ी खोलने लगे, तो वहां पे फिर पैसा वहां वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने लगे, फिर वहां बड़ी बड़ी मशीनें वो लोग खरीदने लगे, तो ये सब चीजें वहां पे वो लोग करने लगे। फिर देखिए कोई भी मतलब फैक्ट्री अगर कोई भी गांव में अगर बन जाएगा, किसी भी गांव में अगर फैक्ट्री बन गई तो वो जाहिर सी बात है शहर बन ही जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो फिर कुछ सामंत थे वहां पे उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई और सब कुछ, तो वहां से हम लोग देखिए पूंजीपति फिर और मजदूर, दो वर्ग यहाँ पे बन गया पूंजीवाद से। अब देखिए यहाँ पे भी दो वर्ग हमारा जो बना है, देखिए यहाँ पे देखिए मजदूर जो है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था कि सामंत को कृषि लगान को वसूलने के लिए किसी विशेषज्ञ को रखने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ अकेले कर लेगा। और इसमें जो दो वर्ग में है, इसमें पूंजीपति को मजदूर को कंट्रोल करने के लिए उसको मतलब किसी अदर पर्सन की जरूरत है, किसी अदर विशेषज्ञ को जरूरत है, क्योंकि वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, देखिए अब जैसे मान लीजिए 1000 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो 1000 मजदूर को वो स्वयं नहीं देख पाएगा। क्योंकि देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन, अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री मशीन रखी, अब वो मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो मशीन में क्या खराबी है, क्या वो सब अकेले थोड़ी ना देख पाएगा, उसके लिए अलग से टेक्नीशियन को बुलाएगा, अलग से मैकेनिक को बुलाएगा ना, तो वो सब देखेंगे। तो इसलिए जो पूंजीवाद में एक वर्ग है हमारा पूंजीपति और एक वर्ग है मजदूर। तो ये जो पूंजीपति है मजदूर को देखने के लिए और मशीन सब कहों को देखने के लिए, सब चीजों को देखने के लिए वो अदर पर्सन को, अदर विशेषज्ञ को रखेगा, क्योंकि वो स्वयं नहीं देख पाएगा। तो इसलिए जो इन मजदूर और मशीन इन सबको देखभाल करने के लिए जो रखा गया वो एक वर्ग आया हमारा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं, और देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं। देखिए एक वर्ग हमारा आया, एक वर्ग हमारा आया मध्य वर्ग, मध्य वर्ग। अब आप लोगों को ना चीजें एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके समझा रहे ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये इतिहास में मध्य वर्ग यहाँ पहली बार आया। अब देखिए वो यहाँ पे मध्य वर्ग आप लोग को कौन, देखिए यहाँ पे ना वो जो आप लोग समझ रहे हैं कि मध्य वर्ग, देखिए इकोनॉमिक जो आर्थिक वजहों से है वो वाला मध्य वर्ग यहाँ पे नहीं, वो जो आर्थिक वजहों से मध्य वर्ग है वो हर युग में आता है, वो मध्य वर्ग हर युग में आता है, जिससे न बहुत अमीर हो और न बहुत गरीब हो, तो वो मध्य वर्ग में आ जाएगा। वो इकोनॉमिक वजहों से जो है मतलब आर्थिक वजहों से जो है वो हर युग में आता है। यहाँ पे जो है संरचनात्मक वजहों से मध्य वर्ग है, तो यहाँ पे इतिहास में ये पहली बार आया। तो यहाँ पे जब ये पहली बार आया, अब देखिए ये इसमें मध्य वर्ग में इसे सुपरवाइजर हो जाएंगे, और जो अकाउंट देखेंगे, अकाउंट ये सब आ जाएंगे, या फिर मैनेजर, तो ये सिर्फ, या फिर टेक्नीशियन, ये सब जो आ जाएंगे, ये सब हमारे मध्य वर्ग में आ जाएंगे। तो इन सब को मतलब मजदूर, इन सब चीजों को मतलब देखने के लिए एक अलग विशेषज्ञ को पूंजीवाद, जो पूंजीपति है ना, इसमें पूंजीवाद में दो वर्ग में जो ये पूंजीपति है मतलब इनको आवश्यकता है। तो अब देखिए ये जो मध्य वर्ग है, अब ऐसे समझिए आप लोग,
देखिए, अब देखिए जो शहर में देखिए मजदूर हो गए पूंजीपति ना। अब देखिए जो शहर में एक बस्ती होती है जिसे हम लोग स्लम बस्ती बोलते हैं। देखिए कहाँ लिखे, यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह मिटा देते हैं ताकि ना अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए शहर में देखिए एक स्लम बस्ती होती है जिसे हम लोग झुग्गी बस्ती बोलते हैं। देखिए तो ये जो स्लम बस्ती होती है, अब देखिए जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग शाम मतलब शाम को क्लब में जाएंगे, बढ़िया पार्टी सार्टी करेंगे, बढ़िया पार्टी वगैरह करेंगे और आराम से सिगार वगैरह पियेंगे। और अलग जो और पूंजीपति लोग होंगे, जो सिगार पति लोग होंगे, उन लोग से बढ़िया इन लोग को दोस्ती रहती है, तो इन लोग का अपना आराम से टाइम पास हो जाता है। और जो मजदूर लोग हैं, ये लोग मजदूर लोग ये लोग भी देखिए फैक्ट्री में दिन भर काम करते हैं, वहां दोस्ती कर नहीं पाते हैं, वहां पे क्या कहते हैं कि वहां पे लोग बात सही कर नहीं पाते हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं। तो जो मजदूर लोग हैं फैक्ट्री में दिन भर काम करते हैं और फिर जैसे ही शाम होगा अपने बस्ती में आ जाएंगे। जो होता है ना हर जहां हर शहर में एक स्लम बस्ती होती है, आप लोग देखते होंगे ऐसे, जिसे हम लोग झुग्गी बस्ती बोलते हैं। तो वहां पे ये लोग अपना महफिल जमाएंगे इकट्ठा होकर, जो मजदूर लोग हैं 8-10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो भी हैं, अपना वहां पे ये लोग महफिल जमाएंगे और इन लोग का भी टाइम पास हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं कि अपना सब कुछ अच्छे से टाइम पास कर लेते हैं। और बीच में फंसे बेचारे मध्य वर्ग, क्योंकि देखिए यहाँ पूंजीपति इन लोग का भी टाइम पास अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि ये जो पूंजीपति लोग हैं ये लोग वहां पे गए, क्लब में गए, अपना पार्टी वगैरह किए और बढ़िया सिगार वगैरह पिए। और सिगार पति लोग भी आते हैं, बढ़िया अमीर अमीर लोग से दोस्ती है, तो इन लोग का आराम से टाइम पास हो जाता है वहां पे। और मजदूर लोग का भी टाइम पास हो जाता है, वहां पे अपना गए फैक्ट्री में काम किए, शाम को आए अपने स्लम बस्ती में, जिसे हम लोग झुग्गी बस्ती बोलते हैं, वहां पे आए, ये लोग अपना महफिल जमाए 8-10 लोग मिलके, इन लोग का भी टाइम पास आराम से हो जाता है। अब बीच में जो फंसे वो है मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग लोग बेचारे क्या करें, तो इन लोग की लाइफ में अकेलापन आ जाता है। जो मध्य वर्ग है इन लोग की लाइफ में अकेलापन आ जाता है। तो ये लोग करें तो क्या करें, तो इन लोग की लाइफ में बहुत ही अकेलापन देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे समझा दिए, अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए मध्य वर्ग की लाइफ में जब ये जो मध्य वर्ग है, देखिए ये मध्य वर्ग के लाइफ में अकेलापन देखने को बहुत मिलता है, अकेलापन। देखिए तो देखिए मध्य वर्ग के लाइफ में जब अकेलापन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तभी क्या कहते हैं उपन्यास का उद्भव हुआ, विकास हुआ। क्योंकि देखिए अब जैसे मध्य वर्ग की जो पत्नी है, वह जो पति है, जो कुछ भी हुआ था, देखिए चाहे पत्नी हुआ चाहे पति हुआ ना, तो उसको एक लंबा मतलब उसके लाइफ में, उसके जीवन में एक लंबा अकेलापन देखने को मिल रहा है। तो उस अकेलापन जो है उसके लाइफ में, अकेलापन टाइम को भरने के लिए उसको एक कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए ना। क्योंकि देखिए मध्य वर्ग जो पढ़ा लिखा भी है, तो उसके लेवल का कुछ तो चाहिए ना। तो तभी क्या कहते हैं उपन्यास का उद्भव हुआ। इनके मतलब ये अच्छा भी है तभी हुआ, क्योंकि देखिए इन लोग की लाइफ में अकेलापन बहुत हो गया था। अब ये लोग करे क्या करे, मजदूर से दोस्ती कर नहीं सकते, पूंजीपति से दोस्ती कर नहीं सकते, तो ये लोग क्या करें, इन लोग की लाइफ में बहुत अकेलापन देखने को मिल रहा था। तभी क्या कहते हैं, देखिए तभी उपन्यास का उद्भव हुआ, जो कि इन लोग की लाइफ में